आ, मित्रों, मेरी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है और जैसा कि प्रोफेसर राजेश वर्मा जी ने मेरा परिचय दिया, तो उन्होंने प्रोफेसर के बारे में बताते हुए एक बात कहना वो भूल गए, जो कि मुझ पे लागू होती है, अन्य विद्वानों पे नहीं लागू होती है। वो ये कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन है। थोड़ी बहुत इधर उधर जोड़ जाड़ के कुछ चीज़ें कर लेता हूँ, लेकिन किसी भी चीज़ की विशेषज्ञता मुझ में नहीं है, वो हमारे पास वो कुवत नहीं है। मैं यहाँ आने से पहले कुछ सोच के आया था कि आप लोगों से ये बातचीत करूँगा, लेकिन जब बनारस से हम लोग चले, साथ में अभिजीत जी थे, बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, साथ में विधि नागर जी थी, तो रास्ते भर बातचीत होती रही और ये लोक और शास्त्र के बारे में ही बातचीत होती रही। और फिर यहाँ भी आया तो लोक और शास्त्र की ही बात हो रही है, और एक तरह से मैं बिल्कुल जिसको कहें कि कंफ्यूज हो गया हूँ कि कहाँ से बात शुरू करूँ, किधर से करूँ। लेकिन चलिए कहीं ना कहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। और मैं ये सोचा था कि शास्त्र पे ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, लोक पे ही अपना वक्तव्य केंद्रित करूँगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न उठ गए हैं जो कि लगता है कि उसके बारे में चर्चा करना ज़रूरी है। और मेरा जो कुछ भी इस संबंध में अधकचरा ज्ञान है, मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जब हम शास्त्र और लोक की बात करते हैं, अक्सर ये सुनने में आया कि भाई दोनों एक ही चीज़ हैं। अगर रूप अलग अलग हैं तो दोनों एक ही चीज़ कैसे हो सकती है? हाँ, ये हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है, दोनों के बीच में अन्योन्याश्रय संबंध है, लेकिन ये कहना कि दोनों एक ही चीज़ है, ये मेरे हिसाब से अनुचित होगा। और जो एक हमारी समझ बनी है लोक और शास्त्र के बीच में, एक जो साधारण सी समझ बनी है सर्वसाधारण के बीच में, कि जो लोक संस्कृति होती है, जो लोक कलाएं होती हैं, वो बिल्कुल स्थानीय होती हैं, उसमें स्थानीयता होती है, जबकि शास्त्र की जो दृष्टि है वो व्यापकता लिए होती है और एक तरह से कहें कि सर्वव्यापी होती है ना। ये जो एक बारीक सा दोनों में ये है कि लोक संस्कृति स्थानीय होती है और शास्त्र में एक सार्वभौमिकता होती है, एक व्यापकता होती है। और चूंकि उस व्यापक दृष्टि का लोक में अभाव है, इसलिए दोनों अलग अलग प्लेन पर हैं, जबकि एक दूसरे से जुड़े होने के बावजूद। मैं थोड़ा इस बात को आगे चल के थोड़ा सा इस बात का प्रतिवाद करूँगा कि लोक स्थानीय होते हुए भी उसमें सार्वभौमिक मूल्य बिल्कुल पूरी तरह से निहित होते हैं, उसका भी बहुत व्यापक संदेश होता है। एक दूसरी बात हमारे मित्र सहयोगी छोटे भाई अभिजीत जी ने कहा कि भाई लोक भी या लोक कलाएं भी तो वही करती हैं जो शास्त्रीय कलाएं करती हैं, वो भी रस की निष्पत्ति करती हैं, ये भी आनंद दिलाती हैं, फिर आखिर जब काम वही करती हैं तो दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, तो इस पे भी मैं थोड़ी बात करना चाहता हूं कि दोनों में अंतर क्या है। लेकिन पहले जरा मैं एक अनुनाश्रय संबंध की बात करूं। ये बात बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है कि शास्त्र और लोक का परस्पर आपस में अनुनाश्रय संबंध है, एक दूसरे के बीच लगातार आवाजाही होती है। ये दुर्भाग्य हमारा है या हमारे यहाँ के विद्वत जनों का है कि ये बात तो हम लोग
लगातार कहते हैं कि शास्त्र और लोक में अनुन्याश्रय संबंध है या परस्पर आवाजाही, लेकिन वो डायनेमिक ऑफ इंटरैक्शन क्या है, किस तरह से एक दूसरे के बीच आदान प्रदान होता है और किन शर्तों पे होता है, इसके बारे में हम लोगों ने बातचीत नहीं की है। दूसरा जो मेरा मानना है कि लोग के साथ जो भी हम बात करते हैं तो वो बहुत हद तक वो विवरणात्मक होता है, सूचना परक होता है और सतही होता है। लोग ये है, ये है, ये है, ये है। विचारों की सघनता क्या है, उस लोक के मूल्य क्या है, जब तक से हम उन मूल्यों तक नहीं जाएंगे तब तक से इस बात को हम समझ नहीं सकेंगे कि लोक और शास्त्र में फर्क क्या है। अगर सिर्फ हम अपनी बात यहीं तक सीमित रखें कि लोक में ऐसा होता है, सुनते ही जैसे ही कोई भोजपुरी में गीत गाता है तो हम प्रफुल्लित हो उठते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, वो ठीक है, ये विवरण है, या इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है सिनेमा में। लेकिन जब तक से हम उसके तह में नहीं जाएंगे कि अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, वो कौन सी चीज़ है जो कि इस तरह से हमको प्रभावित करती है, इस तरह से हमको अपील करती है जो कि दूसरी चीज़ नहीं कर पाती है, उसमें ऐसी क्या चीज़ है, और वो कौन से मूल्य हैं जो लोक को लोक बनाते हैं और शास्त्र को उससे अलग करते हैं। तो एक जो बात मैं पहले कहना चाहता हूँ लोक और शास्त्र के संबंध में, और ये कहने से पहले एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि देखिए, मैं लोक को जीता हूं और शास्त्र मेरा व्यवसाय है। मैं अंग्रेजी भी शास्त्र होता है, जैसे संस्कृत होता है तो शास्त्र के कई रूप हैं, तो वो शास्त्र मेरा व्यवसाय है और लोक को मैं जीता हूं, इसलिए मेरी आत्मा उसमें बसी हुई है। और इसलिए एक आप लोग से, खास करके आयोजकों से और व्यवस्थापकों से ये आग्रह भी है कि शास्त्र जो है ना सीमाओं में बंधा रहता है, और जैसे हमारे दो पूर्ववर्ती जो वक्ता लोग रहे हैं वो सीमा में बंधना जानते हैं, तो जितना समय दिया गया उतने में अपनी बात पूरी कर। लेकिन लोक का आनंद बतकही का भी आनंद है, तो लेकिन बतकही कभी ख़त्म भी नहीं होती। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ मेरा समय पूरा हो जाए वहीं आप रोक दीजिएगा मुझे, अदरवाइज वो अंत होता नहीं। अब मैं आपको शास्त्र और लोक की एक बहुत ही अच्छी उपमा, और मज़ेदार बात है कि ये उपमा हमारे यहाँ से ये नहीं आई, ये उपमा दी विलियम नॉर्मन ब्राउन, बहुत बड़े अमेरिकन नृत्यत्व शास्त्री, जिन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बहुत विशद उन्होंने अध्ययन किया, और उन्होंने शास्त्र और लोक का क्या संबंध है उसकी एक इतनी अच्छी, जिसको कहते हैं मेटाफर, एक इतनी अच्छी उपमा दी कि आप उस उपमा से ही समझ सकते हैं कि शास्त्र और लोक का क्या संबंध है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को कहा कि ये एक बरगद का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है। लेकिन बरगद का पेड़ आप सब जानते हैं कि बरगद का पेड़ जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उसकी जो डालियां जो हैं, जो टहनियाँ, उससे भी सूट निकलती हैं और ज़मीन में चली जाती हैं, और कुछ दिन के बाद ये फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि मूल तना कौन सा था और बाकी कौन सा था। तो वो कहते हैं कि ये जो हम शास्त्र और लोक के बीच में ढूंढते हैं कि मूल कौन है और कौन ये है, ये आप किसी तरह से निर्धारित नहीं कर सकते। हालांकि हमारा जो कॉमन सेंस है वो ये कहता है कि भारतीय संस्कृति जो है वो कहीं ना कहीं उसके जो जड़ें जो हैं वो लोक संस्कृति से उपजती हैं, और जैसे जैसे वो पेड़ का रूप धारण करती हैं अच्छे से, तो वो जो पेड़ है वो शास्त्रीय उसका ये, और फिर वो उसको उस उपमा को आगे बढ़ाते हैं। वो ये कहते हैं कि जब इन टहनियों से, इन डालों से जो सूट्स जब नीचे जाते हैं तो वो शास्त्र फिर अपने लोक से जुड़ता है और एक दूसरे से वो सिंचित होते हैं, एक दूसरे से
खाद्य पदार्थ लेते हैं और एक दूसरे को संपोषित करते हैं। तो ये जो बनियन ट्री का, बरगद का उन्होंने उदाहरण दिया है, वो बहुत ही मौजू है। दूसरी चीज इसके साथ जो जुड़ी हुई है कि जब हम आवाजाही की बात करते हैं तो एक आवाजाही क्या होती है कि लोक से शास्त्र की ओर बढ़ने की बात होती है, और उसके हमारे पास तमाम उदाहरण हैं। क्योंकि यहाँ पे लोक कलाओं से जुड़े लोग हैं, तो आप तमाम नृत्यों को देख लीजिए, चाहे वो कथक हो, वो कभी कोठे पे बजा हो तो कोठे से निकल के और आज वो शास्त्रीय संगीत हो गया। मोहिनी अट्टम जिसको कहते हैं, उसको दासी अट्टम कहते थे, वो टेम्पल्स में देवदासियां, और वहां से निकल के आज वो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य हो गया है। और हमको लगता है कि भरतनाट्यम के बारे में तो सबको ही जानते हैं कि अगर रुक्मिणी देवी अरुणाडेल नहीं होती तो भरतनाट्यम को जो प्रतिष्ठा मिली है, नहीं तो वो तो सिर्फ मंदिरों को, देवदासियों की पूजा। तो किस तरह से वहां से निकलती हैं और वो धीरे धीरे शास्त्र का भी रूप ले लेती हैं। उसमें कई ऐसे भी विधाएं हैं जो कि बीच के पड़ाव पे जाके रुक जाती हैं। उसमें हमारे सामने हमारे छोटे भाई राम शंकर जी बैठे हैं, बड़े गायक हैं, बहुत बड़े शास्त्रीय गायक हैं। और भी अब आप देखिए, होरी है, चैती है, कजरी है ना, ये मूलतः यह लोक संगीत था, और धीरे धीरे वो शास्त्रीय की तरफ जब बढ़ा तो एक उप शास्त्रीय संगीत के पड़ाव पे आके रुक गया। ठुमरी की भी वही चीज है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि शास्त्र से लोक में कैसे आता है, उसका हम तो बहुत ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिसको आप सब लोग जानते हैं। रामायण और महाभारत को ले लीजिए आप, शास्त्र की चीज है, लेकिन आप ये देख लीजिए कि हमारी कोई भी ऐसी लोक संस्कृति नहीं है। अभी कुछ समय पहले किसी वक्ता ने ट्राइबल कम्युनिटीज की चर्चा, भील और उनकी बात कर, भीलों का अपना महाभारत है। छत्तीसगढ़ में चले जाइए तो आपकी पांडवानी है ना, ये सब महाभारत से। तो कैसे शास्त्र से लोक में चीजें आ रही हैं, है ना, तो ये भी एक क्रम है। दूसरी बात जो है, जिसका कि थोड़ा सा ये जो हमारे पूर्व में वक्ता आनंदवर्धन शुक्ला जी इसकी जिक्र कर रहे थे सिनेमा के संदर्भ में, कि सिनेमा जब लोक से लेता है, लोक संपदा से कुछ लेता है, तो सिनेमा भी कितना समृद्ध होता है और कितनी उसमें ऊर्जस्विता या शक्ति आती है। आप उसको और भी अन्य विधाओं में भी देख लीजिए ना। लेखन में आपके सामने नागार्जुन मौजूद है, आपके सामने फणीश्वर नाथ रेणु मौजूद हैं। नाटक जो है आप देख लीजिए, चाहे वो पनिक्कर हो, चाहे वो रतन थियम हो, चाहे वो बीवी कारंत हो, और अपने छत्तीसगढ़ वाले हबीब तनवीर हो, सब कहीं ना कहीं लोक नाट्य रूपों से ले रहे हैं और अपने आप को समृद्ध कर रहे हैं। गायकी में आप देखिए, कुमार गंधर्व जब वो निर्गुण गाते हैं, और मैंने उनको सुना है और उनके मुंह से सुना है, उन्होंने कहा कि जब मैं कबीर का निर्गुण गाने चला तो मैंने जो भी शास्त्रीय ज्ञान, शास्त्रीय संगीत का जो भी ज्ञान अर्जित किया था, उसको मुझे बहुत समय लगा। उन्होंने उसको कहा कि आई हैड टू अनलर्न इट, उसको भुला देना पड़ा ताकि मैं इस निर्गुण को, और वो निर्गुण एक उन्होंने नाथ योगी से सुना था। वो वहाँ पे एक मठ है जहाँ पे रहते थे, वो इंदौर के पास जहाँ पे रहते थे, कहाँ रहते थे, दमोह, वहाँ के उन्होंने सुना था। तो इस तरह से, उसी तरह से अगर आप चित्रकला देखें तो स्वामी जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने किस तरह से लोक से लिया है। ये तो कुछ चीजें हुई, लेकिन हम जो असली बात जो कहना चाहते थे वो ये कि लोक और शास्त्र भिन्न कैसे हैं और दोनों के मूल्य एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं। देखिए, लोक संस्कृति या लोक का सत्य के प्रति और शास्त्र का सत्य के प्रति बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण है। सत्य का अन्वेषण शास्त्र भी करते हैं, लोक भी करते हैं,
लेकिन शास्त्र जब सत्य का अन्वेषण करता है तो वो कोई सत्य ऐसी अमूर्त सत्य है जिसको वो खोजता है। लोक सत्य को खोजता नहीं है, लोक सत्य का निर्माण करता है। ये बहुत बुनियादी फर्क है। और इस चीज को मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊं कि हम सब जानते हैं कि लोक संस्कृति का जो जन्म है वो हम आम जन के नित्य जीवन, जो रोजमर्रा के जीवन है, उसके क्रियाकलापों, व्यवहार और संबंधों से होता है। और ये जो आम जन का जीवन व्यापार है उसका अभिन्न अंग है। और इसलिए लोक संस्कृति में जड़ता और स्थूलता का कोई स्थान नहीं है। नवाचार तो उसकी प्रकृति है। अगर वो नवाचार नहीं होगा तो वो लोक संस्कृति जीवंत रह ही नहीं सकती। तो इसलिए एक तरफ उसमें सातत्य और निरंतरता है, किंतु साथ ही साथ नित्य नवीनीकरण का आग्रह भी है। ये अपने आप को स्थान, परिस्थिति और काल के मुताबिक निरंतर बदलते रहता है। और एक तरफ इसकी निरंतरता जो है इसकी परंपरा की अविच्छिन्नता को बनाए रखती है, तो दूसरी तरफ इसके नित्य नवीनीकरण का आग्रह जो है इसको आधुनिक भी बनाता है। और इस तरह से लोक संस्कृति में परंपरा और आधुनिकता में कोई विरोध नहीं बल्कि परस्पर सामंजस्य है। और जैसा कि मैंने कहा कि लोक संस्कृति में सत्य के सतत निर्माण और पुनर्निर्माण की प्रतिष्ठा है। लोक संस्कृति का सत्य जो है वो कोई एकांगिक सत्य नहीं होता, वो कोई निरपेक्ष या वस्तुनिष्ठ सत्य नहीं होके, बल्कि वो बहुआयामी, बहुस्तरीय और सापेक्ष सत्य होता है, जो कि जीवन से, रोजमर्रा के जीवन से लगातार संबद्ध होता है। सत्य कोई अमूर्त विचार या वस्तु नहीं है जिसकी तलाश में हम दर दर भटकते रहें, बल्कि लोक संस्कृति का सत्य तो सामान्य जीवन जो है, जो हमारी रोजमर्रा के जो जीवन है उसमें बसता है। हमारी रोजमर्रा की जो गतिविधियां हैं, हमारी जो क्रियाकलाप हैं, उसकी भट्ठी में सत्य का निर्माण होता है। और इस सत्य से हमारा रोजाना साक्षात्कार होता है। ये है लोक की भूमिका। और चूंकि जीवन गतिशील है और परिवर्तनशील होता है, इसलिए यह सत्य भी जो है गतिशील और परिवर्तनशील होता है। और इसीलिए इसके सतत निर्माण और पुनर्निर्माण की आवश्यकता पड़ती, जो कि शास्त्र के साथ नहीं होता है। और लोक संस्कृति एक माध्यम है जिसके द्वारा सत्य के सतत निर्माण और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जो है वो अभिव्यक्त होती है। इसमें एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। ये उदाहरण बहुत मौजूद है कि कैसे उसमें निरंतरता भी है और परिवर्तनशीलता भी है। ये उदाहरण प्रोफेसर A.K. रामानुजन, जो कि शिकागो विश्वविद्यालय में थे और बहुत बड़े तमिल और तेलुगु के कवि, बहुत बड़े भाषाविद और बहुत बड़े नृत्व शास्त्री थे। उन्होंने एक वाकया बताया और उससे ये बताते हैं कि लोक में कैसे सातत्य है, निरंतरता है और साथ ही साथ उसमें निरंतर बदलाव भी होता है। उन्होंने जिस किस्से का उदाहरण दिया है वो किस्सा है कि एक बढ़ई था, उसके पास एक चाकू हुआ करता था और वो चाकू जो है उसको विरासत में कई पुश्तों से वो चाकू उसके पास रखी हुई थी। और वो कहता था कि ये चाकू तो हमारे बाप दादा की निशानी है और उसको मैं बहुत सुरक्षित करके रखा। फिर जब उससे बात होने लगी तो उन्होंने पूछा कि भाई ये चाकू तो सुरक्षित करके रखे हो, लेकिन कई बार तो इसका जो फल है, जो ब्लेड है, इसमें मूर्छा लगा होगा, भोथरा हुआ। हाँ साहब, वो तो लगा था, फिर मैंने उसको बदल दिया।
फिर कहा कि अच्छा वो अपने ब्लेड भी कई बार बदल दिया, और फिर वो जो हत्था है जिसमें लगा रहता है चाकू, वो भी लकड़ी भी खराब होती होगी, तो लकड़ी का आपने क्या किया? बोला कि वो हत्था भी मैंने बदल दिया लेकिन चाकू वही है। आप ये सोचिए कि ये जो उदाहरण है कि चाकू वही है, सब कुछ बदल गया। तो लोक का जो ये है कि ढांचा तो ऊपर से वही रहता है, लेकिन भीतर सारी चीजें नित्य नई होते रहती है, नवीनीकृति होती रहती है, जो कि शास्त्र के साथ नहीं। शास्त्र के साथ उसकी तमाम अच्छाइयाँ हैं, लेकिन शास्त्र कहीं ना कहीं जड़ता को प्राप्त होता है, जो कि लोक में नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी समय ले लिया। मैं एक जो व्याख्यान तैयार करके आया था वो दूसरी चीज़ थी, जिसके बारे में सिर्फ आपको एक हिंट दे दूं, क्योंकि अब समय नहीं है। वो ये था कि बिल्कुल वो लोक से जुड़ा हुआ था, और लोक के बारे में जो हम लोग का भ्रम है कि वो सिर्फ स्थानीय होती है और उसमें कोई व्यापक दृष्टि या व्यापकता नहीं होती है, उसके बारे में ये भी घबराइए नहीं रामशंकर जी, ये भी लोक की विशेषता है। ये लोक ही है जिसमें कई तरह की ध्वनियाँ एक साथ होती हैं, कोई बात नहीं। उसमें जिस चीज़ की मैं चर्चा करना चाहता था कि कैसे चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। उड़ीसा में एक ग्रंथ है, उसका नाम है लक्ष्मी पुराण, और वो देवी लक्ष्मी को समर्पित है। और वहाँ की स्त्रियाँ जो हैं, महिलाएं जो हैं, मार्गशीर्ष महीने में, अगहन के महीने में वहाँ पे लक्ष्मी व्रत मनाया जाता है बृहस्पतिवार को, और हर बृहस्पतिवार को इसका वो सस्वर पाठ करती हैं और फिर उस व्रत का ये करती हैं। बड़ी अद्भुत सी चीज़ क्या हुई कि एक बार हम फील्ड वर्क कर रहे थे भोजपुर जिले के गाँव में, और वहाँ पे एक महिला से हमने एक भोजपुरी गीत सुना, और वो जो भोजपुरी गीत जो था वो पूरी तरह से जो लक्ष्मी पुराण का कथानक है उस पर आधारित है। और मज़ेदार बात यह है कि वो जो और वो गीत जो है ये विवाह के अवसर पे गाया जाता है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई कहाँ उड़ीसा और कहाँ ये भोजपुर के बिहिया का ये कतही गांव, जिसमें एक वो बूढ़ी वृद्ध महिला इंद्रावती देवी वो गीत गा रही। मुझे बड़ी उत्सुकता हुई कि आखिर ये कहाँ से यहाँ आया होगा। और फिर जब मैं उसके पीछे लगा तो मुझे लगा कि कम से कम उस गीत के 6, 7, 8 वर्षन हमको मिल गए उस लक्ष्मी पुराण से प्रेरित। और वो लक्ष्मी पुराण की कथा ऐसी अद्भुत और ऐसी क्रांतिकारी कथा है, और वो जब भोजपुरी क्षेत्र में जाती है और ये जो स्त्रियां गाती हैं उसको किस तरह से और भी रैडिकल बना देती हैं, और किस तरह से उसमें जाति, धर्म, वर्ण और वर्ग और साथ ही साथ पितृसत्ता पे किस तरह से चोट करती हैं, ये उसका अद्भुत प्रमाण है। और फिर हमें समझ में आता है कि जिस लोक को हम लोग खारिज करते हैं उस लोक में कितना विवेक है, कितनी बुद्धि, और वो सत्य का निर्माण किस तरह से परिस्थितियों के हिसाब से करते हैं। वो किसी अमूर्त सत्य की तलाश नहीं करते। तो मैं उसमें व्याख्यान नहीं दूंगा, लेकिन वो इतनी अच्छी कविता है कि मैं उस सिर्फ कविता का 2 मिनट अगर आप दें तो मैं पाठ कर दूं, सिर्फ उसका ये बताते हुए 1 मिनट उसका मैं बैकग्राउंड बता दूं कि उड़ीसा में ये जो लक्ष्मी व्रत मनाया जाता है तो उसके पीछे मान्यता ये है कि मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस दिन जो है वो उस एकादशी का कुछ ज़्यादा महत्व है। उस एकादशी का ज़्यादा महत्व इसलिए है कि उस दिन न सिर्फ हम मनुष्य उपवास करते हैं बल्कि मनुष्यों के साथ उस दिन देवता लोग भी उपवास करते हैं।
और उसके ठीक एक दिन पहले लक्ष्मी जी जो हैं जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ से ये आदेश लेके निकलती हैं कि मैं जरा विश्व भ्रमण कराऊं और देखूं कि घरों जो हैं अपने घर का कितने अच्छे से ख्याल रख रही हैं, और मैं अगर किसी के घर में कोई कमी ये हो तो मैं चूँकि लक्ष्मी हूँ तो उनके घर की जो भी कमी बेसी हो उसकी पूर्ति कर दूँ। तो उस पर जगन्नाथ कहते हैं, भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि हाँ जाओ तो जाओ, लेकिन शाम को पहले आ जाना, क्योंकि आज पेट भर के खाएंगे तो कल उपवास रखना है। तो वो प्रॉमिस करके चलती हैं कि हाँ मैं शाम से पहले चली आऊँगी। और जब वो निकलती हैं पूरी शहर के भ्रमण में, तो जब बड़े बड़े घरों में जाती हैं तो देखती हैं कि स्त्रियां तो बिल्कुल बेसुध पड़ी हैं, उनको अपने काम की कोई खोज खबर ही नहीं, कोई अलसाई सी सोई पड़ी है, कोई घर को ऐसे ही नेग्लेक्ट किया हुआ। और इस तरह से एक से दूसरे से तीसरे घर में वो जाती हैं और सब जगह यही हाल। और बड़ी निराश से होते हुए वो जब वापस लौट रही होती हैं तो नगर सीमा के बाहर एक चांडालिन का घर है जिसका नाम है श्रेया, और वो भी बड़ा सिंबॉलिक है, श्री से श्रेया सब नाम दिया गया। वो उत्सुकतावश उसके यहाँ पहुँच जाती हैं और उन्होंने देखा कि श्रेया ने तो अपने घर को बड़ा सजा धजा के गोबर से लीप के, चावल के लेप से अल्पना और वो सब बना के देवी लक्ष्मी की स्वागत की तैयारी की है, और अपने भक्ति और श्रद्धा से लक्ष्मी जी बहुत खुश होती हैं और उसको वरदान देती हैं कि आप के महल हो जाए वगैरह वगैरह जो भी। लेकिन जब वो लौटती हैं तो महल के दरवाजे पे ही जगन्नाथ जी खड़े हैं और वो कहते हैं कि भाई बलराम जी ने तो कहा है कि तुम तो अछूत के यहाँ से होके आ रही हो, तुम्हारी तो जाति भ्रष्ट हो गई है, अब तुमको इसमें प्रवेश नहीं मिलेगा। और उनको उस पर, ये लंबी कहानी है जो, और उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। लक्ष्मी जी कहती हैं कि हम इनको सबक सिखा के छोड़ेंगे, और कम से कम ये जब लक्ष्मी का अपमान कर सकते हैं ये भगवान होके, तो धरती पे आम आदमी स्त्रियों के साथ क्या करेंगे, इसलिए भगवान को सबक सिखाना ज़रूरी है। और जैसा कि किंवदंती है कि वो श्राप दे के जाती हैं, और जैसा हम लोग ये भी जानते हैं कि लक्ष्मी अगर घर छोड़ देंगी तो क्या हाल होगा। तो वो क्या होते हैं कि दोनों भाई इतने दरिद्र हो जाते हैं कि उनको खाने तक को नहीं मिलता है और दर दर भटकते हैं खाना मांगने। और जब भटकते हैं तो जहाँ जाते हैं तो लोग दूर से उनको देख के भगा देते हैं। एक आध लोग जो कोई कोशिश भी करता है कि इनको खिलाए, तो देवी लक्ष्मी का ऐसा प्रताप है कि वो खिलाना चाहते भी है तो भी नहीं खिला पाता है, और वो समझ जाता है कि इनसे भाग्य की देवी लक्ष्मी रूठी हुई, इसलिए इसको भगाओ। तो उनको अपशकुन मान के, और अंत में भूखे प्यासे बेहाल ये दोनों जो है शहर की सीमा के बाहर पहुंचते हैं, और वहाँ लक्ष्मी जी उसी चांडालिन के घर के बगल में अपना एक विशालकाय महल बना के वो भी रह रही हैं। और वहाँ जब ये पहुँचते हैं तो बलराम जी कहते हैं जगन्नाथ से कि यहाँ तो जरूर भोजन मिल जाएगा, तुम कोशिश करो। तो जैसे ही जब वो जाते हैं तो लक्ष्मी जी तो इसी इंतजार में हैं कि वो आएँ, तो वो अपनी दासियों से खबर भिजवाती है कि ये तो अछूत का घर है, यहाँ तो तुम खाओगे तो तुम्हारा धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। तो बलराम जी फिर कहते हैं हाथ जोड़ के कि भाई मुझे अपनी जाति से कुछ लेना देना नहीं, मुझे खाना खिलाओ और मैं पहले अब मेरी क्षुधा शांत हो, वो सबसे आवश्यक है। और लक्ष्मी जी फिर उनका सम्मान, जब खाना खिला रही होती है तो जगन्नाथ जी पहचान जाते कि ये तो मेरी लक्ष्मी है, और उससे फिर वो आग्रह करते हैं कि तुम मेरे घर चलो। तो उन्होंने वो शर्त रखती है कि मैं इसी शर्त पे आपके साथ चलूँगी कि आप पूरी मंदिर के परिसर में, और आज भी वो प्रथा पूरी मंदिर में है कि किसी भी तरह का जाति विभेद नहीं होगा, हर जाति के लोग एक साथ बैठ के एक ही पंगत में एक दूसरे के साथ खाना खाएंगे, और वो प्रथा भी चल रही है। ये उसकी कहानी है। और जब ये यहाँ भोजपुरी क्षेत्र में आई तो ये कथा और थोड़ी बदल गई, और यहाँ पे क्या हुआ
कि चंडालिन की जगह एक डोमिन ने ले लिया, कि वो डोमिन। और अब यहाँ पे क्या होता है कि लक्ष्मी की जगह रुक्मिणी ले लेती हैं, और रुक्मिणी जो है कि दोस्ती डोमिन से हो जाती है, और कृष्ण उनको घर से निकाल देते हैं। और फिर उसके बाद इसी तरह का वार्तालाप होता है। मैं इसके अब विस्तार में जाने का समय नहीं, मैं बस जल्दी से ये भोजपुरी कविता आपको पढ़ दूं। भैया बलदेव एगो पतिया पठवले, एक चिट्ठी भेजी जगन्नाथ जी को। भैया बलदेव एगो पतिया पठौले, भेजे जगन्नाथ जी के हाथ हो, जगन्नाथ जी के पास। आपन मेहरी बबुआ आप ही संभारो, अपनी पत्नी को संभालो। डोमिन संगे जुआसा रहो, वो तो डोमिन संग दोस्ती कर लिए। मैया जसोमती छुहल नहीं खाइए, उसका छुआ तो मैया जसोमती नहीं खाएंगी। धिया पुत्र रहिए कुआर हो, हम लोग के बाल बच्चे की तो सब शादी नहीं होगी, जाति भ्रष्ट हो गया। हथवा के लेले पाती ठेहुना धई के बचले, गिरेला नयनवा दोनों लोर नीर हो। कैसे मैं जोगाई हम सबकर नाता, समझ ना आवे एक बात हो। अब कृष्ण जी के सामने बड़ा एक धर्म संकट है कि एक तरफ बड़े भाई और माता जी, दूसरी तरफ पत्नी, अब दोनों रिश्ते कैसे निभाएं। आगा पाछा सोची डेग डाले गाजा ओबरी, रुक्मिन तू डोमिन घरे जाऊ हो। और बहुत सोच विचार के बाद वो घर के अंदर जाते हैं और रुक्मिन से कहते हैं कि भैया तुम जो है अब डोमिन के घर ही जाओ। अतना बचनिया सुनी रानी रुक्मिनिया, प्रभु जी से वचन हमार हो। तो रानी रुक्मिणी वापिस उनसे सवाल जवाब करती है। कवन अवगुणवा कईनी भैया दुख भैले हो, किया मैया लवली लैया घोर हो। किया ननद कौनो अछरंग लगौली, डोमिनिया इयरिया भैले बुख हो। तो कहे कि क्या भैया ने कोई आपत्ति की कि मेरी सासू माँ ने कुछ कहा, कि मेरी ननद ने कुछ कहा, और ये तो डोमिन के साथ जो मेरी दोस्ती ये तो बिख हो गई है। बड़का भैला के प्रभु का सुख होई है, छोटका ना लोटे जब गोद हो। बड़े होने का क्या मतलब, अगर आप में वो उदारता नहीं है, वो दूसरे के प्रति, आप छोटों के प्रति जो आपकी सेवा करते हो उसके प्रति अगर उदार मन नहीं है, बड़प्पन नहीं है, तो आप बड़े किस बात के। और उसके बाद एक ऐसा रेडिकल लाइन इस गीत में आता है जिसको सुन के मैं तो चकित रह गया। बड़का भैला के प्रभु का सुख होइए, छोटका न लोटो जब गोद हो। मनवे के गाठी हवे जतिया के गठिया, नारी के नाही कोनो जात हो। ये जो जाति पाति है ये मनुष्य का बनाया हुआ है, ये मन का सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये कोई भगवान का दिया नहीं है। और नारी की तो कोई जाति नहीं है, चाहे वो उच्च कुल में हो नीचे कुल में, वो तो उसके भाग्य में सिर्फ पति की सेवा लिखा है, तो उसकी तो कोई जाति ही नहीं है। और मुझे याद आया कि वर्जीनिया वुल्फ एक अंग्रेजी की ये है, उन्होंने लिखा है कि अ वुमन हैज़ नो कंट्री, और वही बात लगभग इस लोकगीत में आ रही है। बड़ा लंबा हो रहा है, जल्दी से मैं फिर ये कर देता हूँ। बतिया न सुनले किसुना रुक्मिणी निकसले हो, घर बीचे भैले अनियार हो। रुक्मिणी को निकालते हैं और घर। हथिया मरल हथी सरवा के बिचवा, घोड़वा मरल घोड़सार हो। रुक्मिणी निकसते घर से लक्ष्मी निकल गईली, विपत्ति दरिद्रा लेली बास हो। रोई रोई बोले ले भैया बलदेव जी हो, कर किसुना कौनो ना उपाय हो। रुक्मिणी लक्ष्मी भैया एक ही जरी के जामल, एक के गईले सा दोनों जाऊ हो। चल चल किसना हो लक्ष्मी ले आवे, चल खोजी रुक्मिणी के बास हो। एक बने गईले दूसर बन गईले, तीसर बनवा डोमिन के बास हो। मचिया बैठल डोमिन अरज कढ़ावे,
काई लागी अइल मोरा दुआर हो, आपन हारल डोमिन मेहरी के मारल, केकरा से कहीं दिल बात हो, सेनुरा से बान्हल बियही तिरैया, उन्हू के देनी बनवास हो, गांव के लोगवा बड़ा बा आबाटी हो, कहेले डोमिन घरे बास हो, साँच बताई क्यों सुना, जान बकस पाई, रुक्मिन धर्म बहिन हो। डोमिन कह रहे रुक्मिन हमारी धर्म बहन है। तोहरा के छोड़ी किसुना मोरा घरे अली हो, टोपरा भुलाइल मिलल मिलल मोर हो। मेरी टोपरा मतलब खेती का टुकड़ा जो है। तो तोहरा के देवो डोमिन, कृष्ण बोलते हैं, तोहरा के देवो डोमिन लालच देते हैं, डाल भर सोनवा गरवा में देवब चंद्रहार हो, हमार रुक्मिन डोमिन हमहू के सौंपहूँ, घर मोरा भैल झंखाड़ हो। तो डोमिन कहती है कैसे मैं दीही कि सुना बहिन रुक्मिनिया हो, उहो खैली डोमिनिया के भात हो। तो डोमिन का भात खा ली, अब कैसे दें। जतिया नसाई जब जइहे रनिवासवा, तो जातीय भ्रष्ट हो जाएगी जब रनिवास ले जाओगे। हो ही जब जाति से कुजात हो, हमसे मती कह कि सुना पूछो रुक्मिनिया का उहाँ जइहे तोहरा साथ होकर कि हमसे मत पूछे, रुक्मिनी से पूछे कि वो जाएगी कि नहीं। यहाँ ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि स्त्री की भी सम्मति और सहमति आवश्यक है। हमारा से पूछबा तो इज्जत बचाव, फेनू से साजा बरियात हो। अगर हमसे पूछते हो, डोमिन कहती है, तो फिर से बारात लेके आओ। और उसका मतलब आप सोचिए कितना रेडिकल है। बारात लेके मतलब अपने सारे सगे संबंधी इष्ट मित्र के साथ आके स्वीकार करो कि हम डोमिन के यहाँ से ले जा रहे हैं। ये है लोक का विवेक। और उस पर फिर जब रुक्मिणी क्या कहती है ये भी सुनिए, खूनों से बड़ प्रभु जी नून के नाता, द टाइज ऑफ सॉल्ट आर ग्रेटर देन द टाइज ऑफ ब्लड। नूने ह जिंदगी के आधार हो, डोमिन बहिन प्रभु जन्मे के रानी, बेच दी है माना इनकी बात हो। हंसी हंसी किसुना जी साजे बरियतिया, भैया बलदेव जी के साथ हो, सब सखी मिल के गावे ले गारी, दोनों के हो। ये मैंने बहुत समरी में पढ़ दिया। एक्चुअली हमने सोचा था कि इस पे मैं विस्तार से बात करूंगा कि लोक कितना ये है, लेकिन कुछ और बातें निकल गई। बातें से बात निकलती है, ये भी लोक का, और बात का तो कोई अंत नहीं है। मैंने बहुत समय लिया आप लोगों का, आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। मैं विशेष रूप से मधु शुक्ला जी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मेरे छोटे भाई राम शंकर बैठे हैं, वो भी शायद आपके साथ आयोजन मंडली में शामिल हैं। और प्रोफेसर राजेश वर्मा, वो तो मेरे शिष्य के बराबर हैं। तो आप सब लोगों का फिर से आभार। आप लोगों ने इतने लंबे समय तक मुझे सुना। धन्यवाद आप लोग को एक बार।